हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरुण। हाय, हेलो गुड मॉर्निंग आशीष। सर। गुड मॉर्निंग मणिकांत। हेलो हर्षित, विकास। कैसे धमाके करवा रहे हो सर? दिल्ली में क्या करवा रहे हो वहाँ पे? हाँ, नौकरी लगी है। अरे यही तो है ऑनलाइन। हमारे लोग आज क्या रिजल्ट मार दिया। सरहदों पर तनाव है एक, है ना? ऐसा कुछ क्या देश में तनाव है, वैसा हो रहा है क्या? अरे ये कहीं ओ मेज है। हेलो विकास, अंकित, अखंड। आप भी सुनिए। अखंड सर। हाँ अखंड, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। आज ऐसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग 18 से 20 क्लासेस में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है मेंस क्लियर करने के लिए। और कल मेंस का रिजल्ट भी आया और बहुत सारे मतलब इस बार जो विजन में जितने भी मेंस के स्टूडेंट्स थे तो वो सारे स्टूडेंट्स मेरे ही पास में थे विजन के। तो लगभग विजन से जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे वो 80 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से 15 से 20 स्टूडेंट्स का कुछ हुआ है। तो ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लगातार इंटरव्यू है, दूसरा तीसरा लगातार इंटरव्यू। तो और उसमें उन लोगों के से जब मतलब एसए का पेपर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और 250 मार्क्स में मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ इसकी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि जैसे जीएस पेपर थर्ड में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे फिर भी हो सकता है कि उतने अच्छे से स्कोर ना कर पाओ। लेकिन एसए के पेपर में अगर आपने हार्डवर्क किया और आपने जो पेपर में पूछा है उस कॉन्सेप्ट को अगर समझा है तो फिर तो फिर ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर पाओगे, ठीक है? और अल्टीमेटली एक अच्छा स्कोर आएगा वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। और मेंस उसके बेसिस पर बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर कुल मिला करके हो जाएगा। तो अभी कल जब रिजल्ट आया तो कुछ स्टूडेंट के कॉल आए, मैसेज कि हो गया है, और कुछ स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ तो उनसे बात हुई। तो अल्टीमेटली ये बात है कि आपको एसए के पेपर में भी सावधानी बरतनी और अपनी प्रिपरेशन को लेकर के आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्लियर कट होना चाहिए। आप बहुत फ़ोकस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर 15 दिन पे कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर 1 महीने पे कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये सबसे गलत अप्रोच है अपनी तैयारी में। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हर 15 दिन पे अगर आपने एग्ज़ाम, हर 1 महीने पे आपने एग्ज़ाम तैयार करने की कोशिश किया, तो फिर बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएँगी। तो ये मत करो। अभी जैसे ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल डेविएट मत हो। अभी मतलब 1 महीना, 1.5 महीना ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो उस लिए आपको 5 से 6 महीना जैसे किसी एग्ज़ाम में है, तो आपको उस पर फ़ोकस करना है। जो स्टूडेंट लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो यूपीएससी के अलावा और बाकी किसी एग्ज़ाम्स को दे नहीं रहे हैं। वो केवल और केवल यूपीएससी दे रहे हैं और बहुत फ़ोकस्ड होकर के उन्होंने अपने नोट्स और अपनी प्रिपरेशन को रखा है, इस वजह से रिज़ल्ट आ रहा है।
एक ये बहुत मेजर चीज मुझे लग रही है। तो यही बात बस आपको फॉलो करना है कि आप अपनी तैयारी में एक एग्जाम को टारगेट करो। 9 बज गया अभी ये जैसे अभी बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तो उसके चलते फिर दिमाग डाइवर्ट होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, और फिर वो समझ नहीं आता है कि अभी एक्चुअली क्या है कि हम नेचर से कुछ मांगते भी है ना, तो वो अगर हम बराबर मांगेंगे तो हो सकता है हमको मिल जाए, एफर्ट्स में और मेहनत कर लेंगे। लेकिन अभी 10 दिन कुछ और मांगोगे, 15 दिन फिर कुछ और मांगने लगोगे, फिर 20 दिन कुछ और, आप ना तो वो नेचर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये मांगना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपको जाना तो है उसको कंफ्यूज मत करो, और खुद को भी इतना वो क्लियर करना पड़ेगा। यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट मुझे समझ आ रहा है। और उससे क्या होगा, आप लंबे समय तक पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, और अच्छे से कर पाओगे चीजें। तो मेंस अभी जैसे मैं वो पीडीएफ लेकर के भी आया हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का इस बार जैसे जो टोटल स्टूडेंट जिनको इस बार इंटरव्यू कॉल आई है, जैसे ये कल रिजल्ट आया था मेंस का, ठीक है, तो इस पीडीएफ में अगली बार जैसे आपका नाम हो 11 नवंबर की डेट कल, ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपका नाम हो, तो उसके लिए बहुत अभी जैसे प्रीलिम्स के बहुत कम दिन बचे हैं, तो कम दिन बचे हैं, तो अभी आपको क्या करना है कि बाहर जाना, और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से कल बात हो रही थी, तो वो जैसे कहीं पर कुछ दर्शन करने चले गए हैं, कोई मतलब मतलब कहीं पर कुछ मतलब तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तो उस तरीके का तीर्थ यात्रा, मतलब एक बार चलो ठीक है, अब उनके स्टेटस से मुझे पता चलता है कि वो हर महीना तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या कहीं पे घूम रहे हैं, तो ये सब इससे फिर कैसे निकलेगा एग्जाम। तो वो थोड़ा बहुत जैसे चीजें फिर दिक्कत हो जाएगी, और एग्जाम नहीं निकल पाएगी, या तो फिर जैसे नहीं ही निकालना है, कुछ और काम है आपके पास, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो इस तरीके का थोड़ा सेंट्रिक होना पड़ेगा, और ये कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। और इसमें वही मैं बता रहा था कि जैसे इस बार जो मेंस का रिजल्ट आया, तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनको इंटरव्यू कॉल आई है 63 है। वो टोटल कैंडिडेट्स हैं 2736 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आई है, ठीक है, 736 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो होपफुली और बहुत सारी विशेष आप लोगों के लिए भी कि नेक्स्ट टाइम आपका नाम हो इस पीडीएफ में। और वो हो सकता है, बस आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा अपनी चीजों को लेकर के, फोकस बनाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ बातें हैं जो ये 2-3 बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ बातें हैं जैसे एआईटीएस के लिए, मैं प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, तो एआईटीएस करिए, वो उसके थीम्स पे काम करिए, उसमें 35 टेस्ट हैं तो वो फॉलो करिए प्रीलिम्स के लिए। उसके मतलब 35 टेस्ट हैं तो लगभग 2500 थीम्स करके आप लोग जाओगे। मैगजीन जो है उसको, करंट अफेयर्स की वो अच्छे से करिए, विजन की। तो ये कुछ बातें जो आपको हमेशा प्रिपरेशन में जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत अच्छा करोगे। और बाकी इससे बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत मतलब आपने जो भी अपने फाउंडेशन में एसए को लेकर के जो आपका अप्रोच था, और जो भी निबंध को लेकर के आपके डाउट्स होंगे, किस तरीके क्या फॉर्मेट होना चाहिए, आप लिख नहीं पा रहे हो, अप्रोच नहीं समझ आ रहा है, उन सब पर हम लोग बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 18 सेशन में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एसए का। इन केस अगर हमारी बातचीत और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो ये तब तक कंटिन्यू रहेगा, 2-3 सेशन 4 सेशन आगे, जब तक एकदम अच्छे से इससे पर कमांड ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी विशेष की अगली बार आपका भी नाम इस पीडीएफ में हो, और होगा आपका भी नाम। बस आपको बहुत फोकस्ड रहना है, कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आपके साथ शेयर करनी थी एक।
और ये यहाँ पे कुछ मैंने कुछ ऐसा बना लिया है कि इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और इसमें ये बात है कि ये वाली जो ये पीपीटी है ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। और इसमें बस ये बात ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जैसे थ्योरेटिकल पार्ट पे कम रहेंगे, थ्योरी वाले हमको कुछ याद नहीं करना है। हमको कुछ ऐसा थोड़ी है कि एस्से याद करना है कि एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि एस्से के प्रकार बता दो, एस्से कितने प्रकार के होते हैं, एस्से में ये कहानी बता दो। ऐसा कुछ तो पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है कि एक लाइन लिखी है दार्शनिक जिसका अप्रोच मतलब फिलोसफिकल अप्रोच है, और उसके ऊपर पूछा जाता है। जैसे इस तरीके के 2025 का पेपर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सत्य कोई रंग नहीं जानता, विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो ये जैसे कुछ टॉपिक्स, तो इसमें ऐसा नहीं है पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ निबंध बताइए कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के निबंध होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्से, एस्से की परिभाषा क्या है, ये नहीं पूछ रहा है। तो हम ज्यादातर जो अपना अप्रोच रखेंगे इन सेशंस में वो प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत चलेंगे। और उसमें क्या करेंगे, हम लोग लाइव एस्से राइटिंग करेंगे और टॉपर्स कॉपी देखेंगे। सारे पीवाईक्यू जो हैं 2015 से लेकर के 25 तक वो पीवाईक्यूज करेंगे। और इनके सारे मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से एक कोई कर लिया, सब करेंगे, ठीक है। मतलब इनके मेन अभी आपको सीखना है कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मेन आपको काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा बहुत मतलब ये कुछ अप्रोच रहेगा इस कोर्स का, कि हम डेली एस्से राइटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ एस्से जरूर लिखेंगे सेशन में। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप क्या सीख रहे हो, क्या मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, जो फॉर्मेट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं। या फिर ड्यूरिंग द सेशन और भी आप लोग जो बताओगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो निबंध की संरचना देखेंगे, परिचय किस तरीके से लिखा जाता है, मेन बॉडी किस तरीके से, निष्कर्ष किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरीके से की जाती है, फिलोसफिकल एसेस को क्या, सोशियो पॉलिटिकल, ये सब तो अभी आने लगभग बंद ही हो गए हैं, या बहुत मतलब 8 हिस्से आते हैं तो उसमें से कोई एक आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। भाषा और शब्दावली का क्या फर्क पड़ता है, उद्धरण कोट्स और इनका सबका क्या प्रभाव पड़ता है, लॉजिकल किस तरीके से, क्या लॉजिक्स क्या होने चाहिए इससे पेपर को लेकर के, प्रेजेंटेशन और फ्लो किस तरीके से रखना है, वो सब। और पीवाईक्यूज हो गए और ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक जो ग्रुप में मैंने ये पीपीटी जो शेयर किया है, इसमें क्या है कि कविताओं और कथनों का एक संकलन मैंने एक ग्रुप में भेज दिया है। अब इसमें क्या है कि सारे जो कोट्स हैं हर एक टॉपिक के ऊपर वो दिए हुए हैं। जैसे कि राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के, या भाषाई कुछ मतलब इससे आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ 4 यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, तो इनका आप एस्से में यूज़ कर सकते हो और अपनी बातों को मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कला और सिनेमा के ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई एस्से है, तो उसमें आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। ये कुछ लाइन, युद्ध और शांति का तो लाइन है, जैसे समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनका भी, वो भी एक तरीके से दोषी हैं, जो चुप हैं जो शांत हैं वो भी, ठीक है। और ये जैसे कभी भ्रष्टाचार या के ऊपर कोई क्वेश्चन आया कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, या सुबह सुबह की बात है, कि मतलब सब एक दूसरे से किसे हाँ में हाँ कर रहे हैं और ऐसा कुछ, ठीक है। राम राज्य का कॉन्सेप्ट कभी आपको कोट कर सकते हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापार, ठीक है।
जैसे ये सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठुलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये लोकतंत्र के ऊपर कोई ऐसे आ रहा है, राजनीति, सत्ता, सरकार, पंचायती राज, इनके ऊपर कोई ऐसे आ रहा है, तो आप, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, बहुत मशहूर हैं आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। मतलब इस तरीके की कुछ बातें आप कर सकते हो। लेकिन अभी ये सारी बातें जैसे बहुत, आप जब ऐसे की क्लासेस की होगे, बहुत ऐसे, अगर आपने ऊपर ऊपर निबंध की क्लासेस को देखा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि लगता है निबंध का मतलब ऐसा ही है कि कुछ फैज अहमद फैज की कोई लाइन कर दिया, कबीर की कोई एक दोहा लिख दिया, या जैसे मनुस्मृति, मार्क ट्वेन, महात्मा गांधी का कोई स्टेटमेंट लिख दिया। इससे का मतलब ये नहीं होता है कि आप, आपकी हर कॉपी पर एक कोटेशन आ जाए, आपने आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे उदाहरण दे दिए, वो इससे का मतलब नहीं है। इससे का मतलब होता है वो, मतलब उसमें हमको एनालिसिस के नंबर मिलते हैं, विश्लेषण के नंबर मिलते हैं। मेन एसे का मतलब ये होता है कि आपने कितना एनालिसिस किया है किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो ये एनालिसिस होता क्या है, क्या एनालिसिस, क्या कहना क्या जा रहे हो, वो बताओ मुझे। तो ये हम सीखेंगे कि ये एनालिसिस, ये जिस दिन आपको समझ में आ गया कि विश्लेषण आखिर होता क्या है ये, इसी को कुछ लोग बोलते हैं, इसी विश्लेषण को आयाम बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। और अपने जो आम जो टीचर्स हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट, जो बहुत सारे टीचर्स या फैकल्टीज के द्वारा इस बात को क्लियरिफाई नहीं किया जाता है कि मतलब आयाम और उदाहरण में क्या डिफरेंस है, डायमेंशंस और उदाहरण में क्या डिफरेंस है। अगर मैं किसी बात को कहूं कि जैसे हमें, जैसे एक इससे है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कोई एस्से का टॉपिक है। अब आपने इसमें जैसे जैसे कि कबीर का कोई दोहा लिख करके आपने स्टार्टिंग कर दिया, फिर उसके बाद आपने बोला कि जैसे सामाजिक तौर पर देखें तो सोसाइटी में उन्हीं मतलब सत्य बोलने को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए, ऐसे कुछ करके आपने बताना चालू किया। आर्थिकी स्तर पर देखा आपने, फिर उसके बाद कुछ आपने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर आपने बताने लगे। फिर उसके बाद कुछ और बातें आपने बताना इसी तरीके से चालू किया, ठीक है। तो ये जैसे जो आप ये कुछ कर रहे हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और ये सारी बातें, ये सब क्या है कि आप इसी बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य नहीं बोलोगे तो देखो तुम्हारा काम रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि देखो समाज के स्तर पर हमने देखा है कि जो सत्य बोलता है उसी की ज्यादा कद्र होती है। आर्थिक स्तर पर हमने देखा है कि अगर सत्य नहीं बोलोगे तो फिर आर्थिकी स्तर पर तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। या जैसे मतलब तुमने मतलब फिर बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अगर आपको अच्छा करना है तो एक मतलब अगर आप एक अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के आप इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आप आपका आपका आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया तो आप इसी को डिफेंड कर रहे हो कि हाँ, हाँ, देखो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। मैंने भी देखा है कि हमेशा सत्य बोलो तो समाज के स्तर पर भी अच्छा होता है, आर्थिक स्तर पर भी अच्छा होता है, राजनीतिक स्तर पर भी अच्छा होता है। तो इससे में ये सिखाया जाता है कि ऐसा करो। लेकिन ये बहुत गलत अप्रोच है। और मतलब ये तो आपने इस चीज को डिफेंड किया है कि हाँ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सही कह रहे हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। समाज के स्तर पर भी देखो तो सत्य बोलना चाहिए, आर्थिक स्तर पर भी देखो तो सत्य बोलना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर भी देखो तो सत्य बोलना चाहिए, सांस्कृतिक स्तर पर भी देखो तो हाँ, सत्य बोलना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि एक ही चीज को आप कह रहे हो कि हाँ, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हाँ, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो ये नहीं करना होता है एस्से में। एस्से में क्या होता है कि आपने कुछ इस डायमेंशन को लेकर चले, इस आयाम को लेकर चले कि पहले आपने जैसे कुछ मतलब ऐसा कुछ किया
जैसे पहले आपने कुछ भी आप इससे अपना स्टार्ट करते हो, कुछ भी, जैसे अभी तो बहुत हल्का टॉपिक है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस तरीके का जैसे कोई टॉपिक आता है, ठीक है? तो इसमें जैसे आपने लिखा कि जैसे सपोज दैट आपने राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी से आपने कुछ ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है? ऐसा कुछ, और फिर आपने बताया कि आज भी इनका नाम चलता है, और चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, इस तरीके की कुछ लाइन आपने लिख दिया, ठीक है? और आपने एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाला कि जो सत्य बोलता है उनका चिरकाल तक नाम रहता है और वो बहुत प्रभावी लोग रहते हैं, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद इंट्रो लिखने के बाद आपने जब मेन बॉडी में आए तो आपने बताया कि जैसे समाज के स्तर पर भी देखें, आप वही जो आपको फॉर्मेट सिखाया गया था उसी फॉर्मेट को आपने लेकर के चलना चालू कर दिए कि समाज के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो हाँ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये बात हो गई कि आप इसी चीज को डिफेंड कर रहे हो कि बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसी एग्जामिन ये केवल एक आयाम आपने ओपन किया, ये जो दे रहे हो ये उदाहरण है। आयाम और उदाहरण का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत ऐसे में इसी के मार्क्स मिलते हैं कि ये एक आयाम था, इसको आपने जस्टिफाई करने के लिए कुछ उदाहरण दिए, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे। अब इसी में एक दूसरा आयाम आपको ओपन करना होगा कि प्रस्तुत निबंध का विषय, प्रस्तुत निबंध का विषय अपने आप में पूर्णतया तार्किक प्रतीत नहीं होता है। तार्किक प्रतीत नहीं होता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि सत्य बोलना सत्य बोलना एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। सत्य बोलना एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब जैसे ये वाला एक डायमेंशन आपने ओपन करके एग्जामिनर के सामने रखा, तो अब ये आप दूसरा आयाम ओपन कर रहे हो। आयाम, इसी बात के आपको एक निबंध वाले पेपर में नंबर मिलते हैं कि कितने डायमेंशंस आपने एग्जाम हॉल में ओपन किए हैं। ये अभी हो सकता है कि बहुत इनिशियल स्टेज है, तो अभी जैसे जैसे हम और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। लेकिन ये मैं पहली क्लास में इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये बात मैं सभी जैसे 18-20 जितनी भी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास में ये चीज जरूर दोहराऊंगा, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि एस्से का कोई भी टॉपिक होगा तो उसमें टॉपिक को डिफेंड करना है, बट टॉपिक को उसकी डायग्नोसिस करना है, उसकी चीर फाड़ करना है। मतलब उसको, उसमें ये नहीं कहना, क्योंकि कोई बात अपने आप में सच नहीं है, उसकी कुछ और पहलुओं को ओपन करना पड़ेगा, उसके कुछ और डायमेंशंस को मेन बॉडी में ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये कोई डायमेंशन है कि जैसे कोई ये टॉपिक था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, आपने इसको डिफेंड किया कि हाँ देखो देखो यहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड आपने इसमें निबंध में मेन बॉडी में आपको ये भी बताना होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्य बोलना एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। वो कैसे? अब फिर इसको डिफेंड करना है कि मतलब फिर अब इसमें बताओ कि कुछ स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हो अपनी बात को, कुछ ऐसा बता सकते हो कि मतलब जैसे महात्मा गांधी जो कि सत्य के मार्ग के प्रतीक के रूप में थे, लेकिन आपको ये लिखना है कि यहाँ पर सत्य
सत्य का साथ या सत्य को स्थापित करने में गांधी का रोल था। लेकिन ये गांधी को अगर ना लिखो, गांधी थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे इस वाले उदाहरण पे, तो आप कुछ ऐसी स्टोरी से कुछ अपने बात को प्रूव कर सकते हो कि जैसे अगर किसी चोर के पीछे, मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब किसी एक व्यक्ति को कुछ लोग मारने के लिए आ रहे हैं, और आप वहां पर मौजूद हो, और आपको इस बात से भी पूर्णतया अवगत हो कि अगर आपने पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात उनके सामने रखी, तो हो सकता है वो उस बच्चे को या कुछ उस व्यक्ति को मार दें या किडनैप कर लें, ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप सत्य बोलने से बचोगे। आपको लगेगा कि मतलब अगर आप सत्य बोल दोगे यहाँ पर कि नहीं नहीं वो उधर है, वो वहां पर बैठा है, तो आप अपने संकल्प का तो आपने पालन कर लिया, लेकिन ऐसा होगा कि आपने मतलब असत्य का सहारा ले लिया, मतलब आपने अधर्म कर दिया, आपको जो अपराध श्रेणी से आप ग्रसित हो जाओगे, और वो उचित नहीं है। तो आप कभी कभी इसमें ये कुल मिलाकर के आपको कहना होगा कि सत्य बोलना कभी कभी परिस्थितिवश होता है, कि परिस्थितियों के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा कि नहीं, ये इस परिस्थिति के अनुसार ये उचित नहीं है, ऐसा कुछ। तो ये कुछ आपको हमेशा डायमेंशंस और उदाहरण में बहुत ज्यादा इसमें हम क्लियरिटी करेंगे आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में। और ये सारे जो मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको ये बात समझा रहा था कि यहाँ पर जो भी विषय आधारित जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो इसके एग्जामिनर आपको एग्जाम हॉल में इनकी नंबर इसके बेसिस पर नहीं देगा कि आपने ये वाली लाइन लिख दिया कि लोकतंत्र का कुछ हिस्से आए, तो आपने लिखा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो एग्जामिनर ने कहा, अरे वाह, तुम कहाँ थे अभी तक, तुमने तो ये लाइन लिख करके तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, और तुम आओ आओ घर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। या तुमने जैसे सत्य के ऊपर तुमने लिखा कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम, तो उसने कहा, अरे मनुस्मृति लिख दिए तुम, ये तो बहुत, ये तो हम मुझे भी नहीं ढूंढे मिले, ऐसा कुछ। तो वैसा कुछ नहीं, मतलब तुमको करना है कि हर पेज पर तुमने लिख दिया सत्य की, तुमने कुछ बातें कि सूर्य चंद्रमा तथा सत्य को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, महात्मा बुद्ध। लेकिन तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, एनालिसिस के नंबर मिलेंगे कि सत्य क्यों बोलना चाहिए, क्या जरूरत है सत्य बोलने का, नहीं बोलेंगे सत्य, असत्य बोलेंगे। आज के तुम लिखोगे हमेशा असत्य बोलना चाहिए, मैंने ये, तो उसको डिफेंड मतलब ऐसा तो नहीं कि हमेशा सत्य बोल, वो भी गलत है। लेकिन तुम ये एग्जामिनर अपने इससे लिखते समय इस बात को एनालिसिस करना होगा आपको हमेशा कि जैसे एग्जामिनर ने आपसे अगर ये कहा है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो आपको इसको डिफेंड करना है पहले कि हाँ हाँ बात तुम ठीक कर रहे हो एग्जामिनर, हाँ बात तुम ठीक कर रहे हो, हाँ हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि सत्य हमेशा नहीं भी बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि सत्य बोलने से कभी कभी ऐसा होता है कि न्याय को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। सत्य बोलने से कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध बोध से ग्रसित हो जाता हूँ। सत्य बोलना क्या परिस्थितिवश नहीं है? कुछ इस तरीके की एनालिसिस के नंबर मिलते हैं, ये नहीं मिलते, इसके नंबर नहीं मिलते हैं कि मुंडको उपनिषद का किसी ने श्लोक लिखा है, किसी ने श्लोक नहीं लिखा है, किसी ने लिखा कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। अब आपने आपने जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आपको उसने बताया कि मैंने तो मुंडको उपनिषद का सत्यमेव जयते लिखा था, और उससे स्टार्ट, तो आप बहुत सोच में पड़ गए, अरे यार मैं तो नहीं लिखा था, अभी तो मेरा नंबर नहीं मिलेगा, अभी क्या करूंगा, अभी वापस लिख के आऊं क्या, ऐसा कुछ। तो वैसा कुछ नहीं मन में लाना है। जो मेन आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम हॉल में, वो आपके एनालिसिस के मिलते हैं कि आपने कितना किसी टॉपिक को कैसे एनालिसिस किया है, उस पर एनालिसिस के नंबर मिलते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और यही बात इससे में आपको मेन ध्यान रखना है। जैसे कि एक कि जैसे ये वाला है, जैसे 2025 का पूछा यूपीएससी ने कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, कि मतलब ट्रुथ नोज नो कलर। जैसे ये, या जैसे ये अगर आपको अभी कुछ टफ लग रहा हो तो ये जैसे लिख सकते हैं,
जैसे सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। जैसे ये कि मतलब जब आपकी आपकी परिस्थितियां जब अच्छी नहीं होती हैं, तभी सबसे अच्छे सबक सीखे जाते हैं। वो लर्निंग्स जो होती है वो पूरी लाइफ हमेशा के लिए आपकी लर्निंग्स होती है। तो सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं, ये जैसे है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये वाला टॉपिक है, तो आपको इसमें एग्जामिनर से कहना है कि नहीं एग्जामिनर तुम ठीक कह रहे हो, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं, और इसको डिफेंड करना है इस बात को शुरू में कि हाँ मतलब पहले तो इंट्रो देना है, वो मेन बॉडी वो सब अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, कुछ बेसिक बातें समझा रहा हूँ। बाकी अभी कैसे क्या करना है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, वो सब कैसे, वो सब मैं अभी बताऊंगा। अभी बस ऐसे ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि एससी में और एससी में एक बात और भी बताता हूँ कि जो एससी का जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेकर होते हैं, तो उनको क्या होता है कि कोई आंसर नहीं दिया जाता है, मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है। बाकी जैसे GS1 हो गया, GS2, GS3, 4, तो इनके सबके मॉडल आंसर दिए जाते हैं एग्जामिनर को। तो और बाकी एससी का कोई मॉडल आंसर नहीं दिया जाता। ये बात भी आपको ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी था, क्योंकि आप समझो कि जैसे किसी ने, मैंने अभी बता रहा था कि जैसे कोई आपका दोस्त है, उसने मुंडक उपनिषद में लिखा कि सत्यमेव जयते को कोट कर दिया, आपने नहीं कोट किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया। इकोनॉमिक्स वाले में ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को इतने वर्षों तक कंटिन्यू किया, ये डेटा आपने कुछ गलत लिखा, तो ये गलत बात हो गई। यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा फैक्टर है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने इसको मेंशन नहीं किया, इसको गलत कर दिया, ऐसा कुछ। आपको कबीर से स्टार्टिंग करनी थी तो आप कबीर से स्टार्टिंग कर सकते हो। आपको लगता है बुद्ध सबसे अच्छे हैं तो बुद्ध से, आपको लगता है कलाम सबसे अच्छे हैं, कलाम से आपने कोट कर दिया। सुकरात अच्छे लग रहे थे, सुकरात से, प्लेटो से, किसी से भी आपने अपने बात को जस्टिफाई कर दिया। तो इससे का कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। इससे में जो बातें बताई जाती हैं वो आपके आपकी मतलब आपसे एग्जामिनर देखता है कि आपने चीजों को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, और वो सारी बातें एग्जामिनर सीखता है। तो जैसे ये है कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। तो किसी ने कुछ इंट्रो लिखा, किसी ने कुछ, लेकिन इसमें जैसे इस बात को डिफेंड करो, फिर आपको इसमें और भी बहुत सारी बातें निकालनी पड़ेंगी, इससे को खोदना पड़ेगा, खोदना आना चाहिए इसको। मतलब इसमें देखना, इसको विश्लेषण करने के नंबर मिलते हैं कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। तो आप कहना है कि कभी कभी कड़वे अनुभव इतने कड़वे हो जाते हैं कि सबक सीखने की बजाय बहुत डाउनफॉल भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कड़वे अनुभव इतने कड़वे हो जाते हैं कि वो मतलब जैसे विकास सर ने बोला था कि किसी की कोई लाइन थी कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो तजुर्बा होगा, बट इतना तजुर्बा होगा कि मतलब हो सकता है कि मैं जो हो सकता है कि मैंने उतने अच्छे से, मेरा जो वे हो, तरीका हो, वही गलत हो। मतलब हो सकता है कि जो अनुभव है मतलब मुझे जो जो उसका राइट वे है वो ना पता चल पाया हो, अभी भी नहीं पता चल पाया हो। मतलब वो अनुभव की हम उस पराकाष्ठा पर ना पहुंचे हो। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना है कि कभी कभी ये जो कड़वे अनुभव हैं मतलब वो अच्छे सबक ना दे करके बहुत डाउनफॉल भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा आदमी को गिरा देते हैं। ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सबसे अच्छे सबक सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी सीखे जाते हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए कड़वे अनुभव ही हो तभी सीख सकते हो। सबसे अच्छे सबक सबसे अच्छी परिस्थितियों में, जैसे बुद्ध कड़वे अनुभव थे बुद्ध की, कि बुद्ध तो राजा के बेटे थे। तो कड़वे अनुभव का, बुद्ध तो खेत में हल चलाने नहीं गए थे, तो बुद्ध को कड़वे अनुभव कहाँ हो गए। कड़वे बुद्ध तो ऐसे चंद उसके सारथी के साथ, उसके साथ तो गए हुए थे महल मतलब नगर यात्रा पर गए हुए थे। तो बुद्ध को ऐसे कड़वे अनुभव क्या हो गया, बुद्ध ने तो केवल देखा था।
तो सबसे अच्छे सबक कभी कभी कड़वे अनुभव से नहीं, सबसे अच्छी परिस्थितियों में रहकर भी सीखा जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा अनुभव मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कड़वे अनुभव ही जरूरी हो, अच्छी परिस्थितियां भी तो जरूरी हैं, अच्छा इन्वायरमेंट भी तो जरूरी है। तो ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस करना इस टॉपिक को, मतलब वो बता देना है कि इसको डायग्नोसिस करना है, आपको चीर फाड़ मचानी है यहाँ पे, मतलब पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो तब आपकी चीज, तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये इससे इसमें कितने डायमेंशंस आप ओपन करते हो, आयाम कितने ओपन करते हो। ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये केवल एक आयाम है, वन डायमेंशन है। इसी तरीके से जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे सपोज दैट मैं जैसे अभी जैसे मणिकांत है, ठीक है, एक स्टूडेंट है। अब मैं जैसे एक ऐसे आया एग्जाम हॉल में कि मणिकांत आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और इनके बारे में इससे लिखना है। तो आपने बताया कि आपने बताया कि चूंकि जो एग्जाम हॉल का टॉपिक था वो ये बोल रहा है कि मणिकांत एक अच्छा मित्र है, इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है कि आप बताना कि मतलब प्रस्तुत निबंध की पंक्तियां मणिकांत के व्यक्तित्व को लेकर के हैं, और इसको इसको लेकर के मतलब फिर उसके बाद ऐसा कुछ आपने लिखा है। फिर आपने बताया कि अ, विषय के मुख्य भाग में जाएं तो देखें कि मणिकांत एक मित्र के तौर पर हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी साथ देते हैं। अगर मतलब स्पष्ट वक्ता के रूप में, स्पष्ट मतलब सहायक के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं, या सहायता आर्थिक रूप से भी कई बार देखने को मिली है, ऐसा कुछ मतलब आपने लिखा। फिर उसके बाद जैसे मणिकांत के बारे में आपने बताया, लेकिन यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मतलब एक मित्र के रूप में कुछ विशेषताएं जो उसमें मौजूद हैं, लेकिन कुछ उनमें अवगुण भी हैं जो मतलब मुझे लगता है कि उनमें होना चाहिए। मतलब ये मणिकांत एक अच्छे मित्र के रूप में है, तो आपने पूरा इससे केवल प्रशंसा के भाव में लिख दिया कि हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है सब। उसको आपको इससे में क्या करना होगा कि कुछ कमियों को भी गिनाना होगा कि नहीं मणिकांत में ये कमी है, ऐसा नहीं करता है, मतलब साथ में रहेगा तो हेल्प होती है, लेकिन कॉल पे नहीं, मतलब कॉल नहीं रिसीव होता है जनरली, ऐसा कुछ बातें, मतलब जैसे एक ऐसी जनरल मैं बातें बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है एसए के पेपर में, वो पूछना चाहता है कि विश्लेषण पूछना चाहता है कि आपने उसका विश्लेषण कैसे किया। ये नहीं आपने मणिकांत पे, आपको मणिकांत एक अच्छे मित्र के रूप में, तो आपने मणिकांत के ऊपर लिखा कि मतलब कोई आपने उसमें कुछ शेरो शायरी मार दी कि ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कुछ शेर मार दिया, कुछ हर पन्ने पर तुमने शेर लिख दिया कि भाई तुम जैसा कोई नहीं, ऐसा कुछ तुमने मतलब ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख दिया। तो वैसा कुछ नहीं, एनालिसिस करना है, अपनी बातों के ऊपर रीजनिंग देनी है, तर्क देना है, और कमियां मतलब उनके डायमेंशंस ओपन करने हैं कि क्या कुछ ऐसे। तो उसके नंबर एग्जाम हॉल में इससे के पेपर में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको कोई जरूरी नहीं है कि हर पेज पर उद्धरण ही लिखोगे तभी आपको एग्जाम हॉल में मतलब आपको ऐसा कुछ रहेगा। हाँ दीक्षा। सर मैं ये कह रही थी कि सर जैसे वो फर्स्ट वाली टॉपिक आपने जिस पे हम बात कर रहे थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो उसके जब नेगेटिव डायमेंशंस हमें दिखाने हो कि मतलब कि कई बार सत्य बोलना भी नुकसान होता है, नुकसान करता है, तो उसमें हम सर ये वाली स्टोरी मतलब ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे जो 2008 में मतलब ताज होटल पे अटैक हुआ था, तो जो उस टाइम एनएसजी के जो कमांडर थे वो मीडिया के सामने आके ये फेक न्यूज बताते हैं कि मतलब जितने भी टेररिस्ट हैं मतलब उनमें से एक दो ही बचे हैं, जबकि उस टाइम पे बच्चे ज्यादा थे, मतलब वो मतलब ताकि जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट है उनको मतलब गुमराह किया जा सके, तो इस वजह से उन्होंने झूठ बोला था मीडिया के सामने। तो हम ये डाल सकते हैं?
हाँ, बहुत बढ़िया दीक्षा, ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके की स्टोरीज हमेशा मेंशन करना है, बहुत बढ़िया। तो ये इसी तरीके की मतलब अपने लॉजिक देना है अपना, मतलब एग्जामिनर को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस टॉपिक को डिफेंड करने के लिए आपने दूसरा डायमेंशन, दूसरी रीजनिंग दिया, तो उससे एग्जामिनर इफेक्टिव होगा, ना कि हर पन्ने पर आपने धूमिल का कोई कोट लिख दिया, रामशंकर विद्रोही का कोई कोट लिख दिया, लीबेन, आइंस्टीन, महात्मा गांधी को आप लेकर के आ गए। बहुत बढ़िया दिशा। तो ये कुछ करना है जैसे टीचर के ऊपर ऐसा कुछ, तो ये सब जैसे आप ये हैं आपके आंसर्स को आपकी, जैसे ये स्टोरी बहुत कुछ अपने आप में एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, जो अभी दीक्षा ने बताया। तो वो सारी बातें हैं, और इसी हिसाब से मतलब डायमेंशंस पे आपको चलना होगा, विश्लेषण करना होगा एस्से के पेपर में, ठीक है। तो आज तो हम लोग कोई ऐसा एस्से आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल से मतलब सारे सभी 18 सेशंस में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। किसी में इंट्रो लिखने को कहेंगे, किसी में मेन बॉडी पर बातचीत करने को कहेंगे, किसी में निष्कर्ष पे बातचीत लिखने को कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में निबंध की परिभाषा पूछी जा रही है, निबंध के प्रकार पूछे जा रहे हैं। निबंध लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, तो हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। हम क्यों डिफिनीशन पढ़ें, कोई जरूरत नहीं है। बस हम ऐसा डायमेंशंस कैसे ओपन करना है, विश्लेषण कैसे करना है, उन सब चीजों पे ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये बस अपने पास रखनी है, और इसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा सकते हो। और जैसे इसमें अरस्तू के कुछ कोट्स वगैरह हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके सबके कुछ उद्धरण वगैरह ठीक है। ऐसा कुछ, अरस्तु मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है, और एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है, ठीक है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अग्गी, धूमिल, इनके सबके कुछ यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, तो इस पर मुक्ति बोध, केदारनाथ सिंह, मिर्जा गालिब, तुलसीदास, इसमें जो जो आपको ठीक लगे उनको हाईलाइट करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। कुछ अलग से आपको ऐसा बटोरने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट्स, कोई बुक, कुछ भी नहीं पढ़ने का जरूरत है। बस केवल सेशन अटेंड करना है, और इसके बाद आपको लगता है कुछ भी तो फिर देखना है। बाकी अभी केवल सेशन अटेंड करना है, इसके अलावा कोई बुक, कोई सोर्स, कुछ भी फॉलो नहीं करना है। इससे लिखते समय आप संस्कृत के भी उद्धरण वगैरह को कोट कर सकते हो, जैसे बहुरत्ना वसुंधरा, और जैसे कि मतलब जो भी आपको आसान आसान लगे, अहो दुखम दरिद्रता, जैसे जो आसान आसान लगे, सर्वे मित्राणि समृद्धि काले, समृद्धि काल में सभी मित्र होते हैं, ठीक है। ज्ञानस्य अंतो न विद्यन्ते, ऐसा कुछ, सत्यम शिवम सुंदरम सा विद्या विमुक्तये, ये सब संस्कृत के कोट्स भी, अंग्रेजी के भी उद्धरण जो हैं वो आप कोट कर सकते हो एग्जाम हॉल में। मतलब ऐसा ना हो कि हर बात पे, जैसे कहीं पर खुशी लिखना है तो आपने हैप्पीनेस लिख दिया आपको, या ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब कोटेशंस वगैरह को एक लाइन में लिख करके ऐसे निकल सकते हो, ठीक है। कंपेशन, करेज के ऊपर ये सब कुछ दी हुई है, तो इस पर आप कुछ स्टोरी, जैसे अभी दीक्षा ने जैसे स्टोरी सुनाई, वो मतलब ताज होटल पे हमले के बाद किस तरीके से मतलब असत्य का सहारा लिया गया, तो एग्जामिनर को आपको ये बात हमेशा डिफेंड करनी होगी कि हाँ ऐसा भी होता है, असत्य बोलना पड़ जाता है कभी कभी, हमेशा सत्य नहीं, ऐसा कुछ हमेशा वाला कुछ रूल ही नहीं है। एग्जामिनर को ये बता दो कि नहीं तुम गलत कह रहे हो यार, हमेशा सत्य कैसे, वो तो तुमने एक डायमेंशन लिखा है, और ऐसा असत्य भी बोलना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर ये कुछ बातें मतलब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ऐसे के पेपर में। और कुछ जैसे स्टोरीज जो हैं वो हमेशा मतलब आपने कोई डायमेंशन ओपन किया, कोई आयाम ओपन किया, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमेशा कुछ स्टोरी, कुछ कोटेशंस, इनका सबका इनकी सब, ये सब काम आते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये, जैसे एक है कि कोई सफलता के ऊपर कोई
ऐसे आपको लिखने को है। सुकरात की जैसे ये है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सुकरात ने मतलब किसी एक व्यक्ति ने सुकरात से पूछा था कि सफलता का रहस्य क्या है, तो सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला, तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा, ठीक है। तो जब वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा, जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, और सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा, और कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया। व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। तो सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? जल्दी से बाहर निकल व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहते थे। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये जैसे कुछ आपने कुछ ऐसा कुछ सक्सेस या कुछ मतलब डिटर्मिनेशन या कुछ उससे कुछ रिलेटेड कुछ हो, तो आप इसको कोई जैसे कुछ ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जैसे ये ताज होटल वाली जैसे, तो अपने पास इस तरीके का कलेक्शन रखो। तो ऐसे मतलब ये नहीं है कि आप अपना कुछ नोट्स बनाओगे इससे का, तो उसमें ऐसा कुछ करोगे कि पूरी स्टोरी आप लिख रहे हो, बस ऐसे लिख दो कि ताज होटल स्टोरी, ऐसा कुछ नंबर 1। दूसरा पे ऐसे लिख दो कि जैसे सुकरात सफलता का रहस्य, ऐसा कुछ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी पूरी लिखना है कि मतलब और इसको याद करने बैठ जाना है कि जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला, जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो ऐसा हो गया ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इस तरीके का मतलब एक कॉपी में अपने कुछ कलेक्शन करना है। थर्ड नंबर पे जैसे आपने ये वाली स्टोरी, जैसे अ, अभिनव बिंद्रा की ये स्टोरी है कि मतलब अभिनव बिंद्रा एक्चुअली इसमें इनके मतलब किस तरीके से उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, उनके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, ठीक है, और जिद और जुनून को दिखाता है उनके, कि मतलब उनकी एक टीममेट रही हैं इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी, तो उनका उनका कुछ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि उन्होंने अभिनव को मतलब बहुत अनवरत मेहनत करते हुए देखा है, तो उसका उन्होंने बताया कि एथेंस ओलंपिक में अभिनव को पदक हासिल ना करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। और एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इससे पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। तो मतलब एक फेलियर किस तरीके से किसी के लिए एक अवसर बन जाता है और वो फिर सफलता के मार्ग पे अग्रसर होता है, ठीक है। तो वो बात जैसे अभिनव बिंद्रा के कि एथेंस ओलंपिक में तो उनको पदक नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर बीजिंग ओलंपिक में उनको पदक मिला। तो ऐसा कुछ अभिनव बिंद्रा की स्टोरी, सुकरात का ये सीक्रेट, मतलब इस तरीके की। अब ऐसे क्या, अब ऐसे वैसे तो मैं ये पीडीएफ शेयर ही करूंगा आपके साथ। तो इसमें मतलब ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपको एससे के ऊपर जैसे उद्धरण वाला, तो ये हमें लगता है कंपाइलेशन बहुत हो जाएगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और बाकी स्टोरीज का कुछ इस तरीके का कलेक्शन कर लो कि कुछ स्टोरीज जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है। हाँ हाँ दीक्षा, बिल्कुल रामायण महाभारत इनके सबके बहुत धूमधाम से स्टोरीज का यूज करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इनका यूज करना है। रामायण महाभारत की स्टोरीज का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे इस तरीके की स्टोरीज हमेशा सुकरात का मतलब ऐसा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि स्टोरीज को रखो और कभी भी उनको इस तरीके से यूज करते रहो। और जैसे कि और भी जैसे सिविल सर्वेंट की कोई स्टोरीज वगैरह हो तो उनको भी रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी मतलब कोई भी कहीं की भी कुछ ऐसी स्टोरीज हो गई उसमें आप
आप मतलब उसको कोट करके अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की ये स्टोरी आपको आप कहीं पर भी अपना कोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जन्म वगैरह का डेट वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में, ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि मतलब इससे एग्जामिनर को लगेगा ना कि हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। धनुषकोडी में हुआ था, उनके पिता जो थे मछुआरों को किराए पर नाव देते थे, ठीक है। कलाम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अखबार बेचने का काम करते थे और कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कभी हार नहीं मानी और 71 वर्ष की आयु तक ऐसा कुछ भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत रहे। 11th राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति भी बने, भारत रत्न से सम्मानित हुए, होने वाले तीसरे राष्ट्रपति। और अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलें दिया। और लेकिन इनका स्ट्रगल ये देखो कि एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में 9वें नंबर पर आने के कारण, क्योंकि कुल 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और ये 9th नंबर पर थे, ठीक है। तो उन्हें निराश होना पड़ा था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर वे ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास चले गए थे और उनको अपनी व्यथा सुनाई, मतलब सुसाइड करने जा रहे थे। फिर बाबा शिवानंद मिल गए थे रास्ते में, तो बाबा ने उनसे कहा कि एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, कि अपनी नियति को एक्सेप्ट करो, डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, जो कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ में वो कुछ होगा। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ, और अपने आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम्हारी जो डेस्टिनी कह रही है, तुम्हारी जो नियति कह रही है, तुमको एक एयरफोर्स पायलट नहीं बनना है। व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ, अभी वो रिवील नहीं हो सकता है, बट इट इज प्री डिटरमाइंड, यह सब पहले से निर्धारित है सब कुछ। फॉरगेट दिस फेलियर एंड एज इट वाज एसेंशियल टू लीड यू टू योर एग्जिस्टेंस, बिकम वन विथ योर सेल्फ माई सन, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। तो मतलब इस तरीके की शिवानंद बाबा ने उनको बातें बताई कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ नियति है, वो डेस्टिनी मैटर करती है। डेस्टिनी आपकी होगी तो आप जरूर जाओगे, तुम्हारे डेस्टिनी में शायद से पायलट बनना नहीं लिखा था, कुछ और अच्छा करोगे, और ऐसा कुछ उनको बताया, ठीक है। तो वहां से बाबा शिवानंद की का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के लिए द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुंचना है इसका पता नहीं, आप कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास करो। और कलाम यहाँ से, इस फेलियर से और इस मानसिकता से निकल करके भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से सम्मानित हुए, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल भारत को दिया, तो मिसाइल मैन के नाम से। तो ऐसा कुछ, मतलब ये कुछ लाइफ लर्निंग बातें। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जैसे अपनी कोई कहानी में, जैसे कहानी लिखना है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिड्डी और चूहा की कहानी लिखने लगे, या जैसे खरगोश कौन राजा है ऐसा कुछ करने लगे। मतलब किड स्टोरीज लिखनी है, किड स्टोरीज भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन किड स्टोरीज ऐसा ना हो, बच्चों की स्टोरीज ऐसी ना हो किड स्टोरीज, कि आपको ऐसा पूरा एकदम उसमें, चूंकि आपसे मतलब किड स्टोरीज मेंशन करो, बट बहुत वैसी किड स्टोरीज भी ना मेंशन करो जो थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव ऐसा कुछ जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्टोरीज मेंशन कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे ये किड स्टोरी है गधा और धोबी का, मतलब ऐसे तो ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि पढ़ा भी होगा। तो मतलब किड स्टोरीज भी मेंशन कर सकते हो कि एक धोबी था और उसके पास एक गधा था, और गधा काफी कमजोर था, तो उसने क्या किया कि एक मरा हुआ बाघ था, तो अपने गधे के ऊपर उसी बाघ की जो चमड़ी थी उसको, मतलब चढ़ा दिया। मतलब गधा को क्या किया कि बाघ की खाल गधे के ऊपर पहना दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरे गधे आए एक बार, तो वो भी उन्हीं गधों के साथ मिलकर के रेकने लगा था, तो इसलिए मतलब उसने अपनी सच्चाई छिपा ली थी कि वो बाघ है, लेकिन वैसा था नहीं, तो और गधा था। तो रेकने लगा, तो किसानों ने, अन्य दूसरे किसानों ने उसकी आवाज सुनी कि वो गधा है, तो
मतलब एक तो धोबी की सारी जो असलियत थी वो खुल गई। तो मतलब इस तरीके की मतलब किड स्टोरीज मेंशन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा किड स्टोरीज से बचना है थोड़ा सा। मतलब कुछ ऐसी मोटिवेशनल और इस तरीके की बातें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, न्यूज़पेपर की कोई स्टोरी हो। अभी हाल फिलहाल में जैसे जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला है, ठीक है, तो उनकी स्टोरी जैसे नोबेल पीस प्राइज किसी को पता है इस बार किसको मिला है? कौन सी कंट्री की है वो अमेरिका। नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला है? इससे शायद वेनेजुला की ही शायद। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। देखो, जो वेनेजुएला की जो विपक्ष की जो लीडर हैं उनको मिला है, और उनको मिला है कि उन्होंने वहां पर अमन और शांति के लिए उनको, और ऐसा कुछ। एक यहाँ पे एक और स्टोरी मैंने मेंशन किया है कि एक फिलोसफर हैं, तो वो अपने मतलब थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसी स्टोरीज आपको मेंशन करना होगा एग्जाम हॉल में, जो जो स्टोरीज आपके लिए थोड़ा लर्निंग्स लेकर के आए, ठीक है। मतलब एक ऐसा लगे कि आप एक माइंडसेट आपका बहुत वहां पे इंटेलेक्ट वाला लगे। हाँ अरुण? ये सर अपने से एनेक्डोट्स बना के मलाला, कैलाश सत्यार्थी और ये नादिया मुराद वगैरह, इन पे खुद एनेक्डोट बना के इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है मलाला को एजुकेशन से रिलेटेड किसी ऐसे में। हाँ कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन। बिल्कुल 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 अरुण। और इस तरीके का कुछ भी कलेक्शन करना, आप में से कोई भी लोग तो वो शेयर मुझसे जरूर कर देना, और अपने, क्योंकि मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो और लोगों का भी थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिर एक बार आपसे थोड़ा स्क्रीनिंग करवा लेंगे, अगर उसमें कुछ अप डाउन होगा तो हम बता देंगे अपने साइड का। ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक और क्वेरी थी मेरी कि ये जैसे अपन जनरल स्टडी का पेपर लिखते हैं तो 50 पेजेस का होता है वो कॉपी, तो इधर एक ऐसे कितने पन्नों में लिखना पड़ेगा, मतलब कितना होगा? मेरे को तो आइडिया नहीं है इसका, मैंने कभी ऐसे की कॉपी देखी नहीं। इसमें जो जैसे जो पेपर आप जब देखोगे ना यूपीएससी का, तो उसमें लिखा होता है कि 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। हम्म। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा हो कि कॉपी पूरी भरी भरी दिखे, तो जितने पेजेस हो उतने सब में लिख देना। मतलब थोड़ा हाँ सा तो दूर दूर वहाँ दूर ही। वहाँ सर कॉपी कितने पेजेस की मिलेगी? वो दो ऐसे के लिए 50 पेजेस की मिलेगी या फिर कुछ कम? पेजेस का एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, मैं बताता हूँ पेजेस कितने होते हैं कॉपी में, उसके एस्से की कॉपी के। लेकिन ठीक है। ये है कि जैसे 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स की जो होते हैं क्वेश्चंस, उसमें 3 पेजेस वो लोग देते हैं, ठीक है। हम्म। तो इधर 1000 होगा तो 12 पेजेस होंगे, मतलब कुल मिलाकर के। मतलब अगर हाँ बारह हाँ सौ मान के चलो तो वही 13 या 14 कुछ पेजेस होंगे एक ऐसे पे। हाँ, तो फिर तो वही तो मेरे ख्याल से 24-25 का होगा। हम्म। तो ये कुछ है। और मतलब ये स्टोरीज वगैरह की बात और किसने हैंड रेस किया है? राधा? जैसे अभी एक आप बता रहे थे कि कड़े अनुभव में ही अच्छी सीख मिल सकती है, तो सर अभी प्रेजेंट हाल ही में एक आईपीएस थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। हाँ हाँ। तो सर उसका भी यही बना कि उन्होंने एक मतलब ऐसी स्थिति में वो खुद को मतलब निगेटिव डिसीजन ले लिए, पॉजिटिव नहीं ले पाए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा। कि मतलब अनुभव, मतलब वही मैं उस वाले हिस्से में वही बात बता रहा था कि कभी कभी जो ये वाली जो लाइन थी कि ये वाली जो लाइन थी कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। तो ये वाला था कि मतलब कभी कभी ये अनुभव इतने घातक हो जाते हैं, कड़वे अनुभव की मतलब वो सबक सिखाने की बजाय हमको और बहुत डाउनफॉल कर देते हैं, हमारी लाइफ तक ले लेते हैं। तो वो वही बात है, कभी कभी सबसे अच्छे सबक सबसे अच्छी परिस्थितियों में रहकर भी सीखे जाते हैं। तो कोट कर सकती हो, बिल्कुल मेंशन कर सकती हो। जैसे सर जैसे ये था सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे इसमें की चीज है कि हर टाइम सत्य बोलना सही है,
बट सर एक ऐसी सिचुएशन आती है जो हम सब जानते भी नहीं बोल सकते। इवन की जैसे कि समाज में इवन की हम कुछ चीजें ऐसे देख रहे हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आईएएस है जिनका बार बार ट्रांसफर हो रहा है सत्य की वजह से, मुझे उनका नाम याद नहीं आ पा रहा सर। हेलो आप बताइए फिर मैं थोड़ा सा मुझे मैं जामा पड़ दूंगा उनका 10-15 मिनट बैठूंगा चाय पीऊंगा थोड़ा फिर अपने काम में लगता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या बात की है और इसको अपना अपने आप को ऊपर दीजिए। मैं ये कह रहा था कहाँ से मुझे गलती करनी है नहीं उठे मतलब तो मैं ये कह रहा था आपसे देखिए कि समय कम है और राहुल आपके ऊपर इन्वेस्ट कर वो बात अलग हो गई उसे छोड़ दीजिए आप उसको बात को आप बताइए हम आगे मतलब क्या प्लान आगे तो स्ट्रेटेजी एक हुआ है वहाँ पे देखिए मेरा 16 घंटा मैंने उस दिन बोला था ना उससे मैंने घर में एक बार लाकर रिश्तेदार को सुना दिया मैंने